हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस लॉ में यूनिट 4 पढ़ेंगे। टॉपिक है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट दोनों किस चीज़ से रिलेट कर रहे हो? सेल्स ऑफ गुड से, जिसको गवर्न कौन कर रहा हो? सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में। और ये एक्ट कब एग्जिस्ट हुआ? 1 जुलाई 1930 में पूरा इंडिया में लागू हुआ ये, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्या होता है? इसमें सेलर और बायर जो रहते हैं वो गुड का लेन देन करते हैं। गुड्स मतलब सामान। ठीक है, मूवेबल आइटम्स को कहा जाता है गुड्स। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जिसको मूव किया जा सके, तो ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं गुड्स। ठीक है, तो सेलर क्या कर रहा है? अपने गुड्स को बायर को बेच रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और बायर क्या कर रहा है? एग्री कर रहा है उस गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक जेनेरिक टर्म है जिसमें दोनों आता है, सेल आता है एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल आता है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हम सेल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है सेलर एंड बायर। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं सेल को लेकर के, तो सेलर और बायर का होना बहुत ज़रूरी है। तो बायर जो है वो आते हैं सेक्शन 2910 में, है ना। बायर वो होते हैं जो कि बाय करते हैं या फिर एग्री करते हैं कि वो गुड्स खरीदेंगे। सेलर सेक्शन 2913 में आते हैं। उनका मतलब होता है जो कि सेल करते हैं और एग्री करते हैं कि हम वो सामान बेचेंगे। ठीक है, गुड। अब गुड्स क्या होता है? गुड्स वो होते हैं जो कि वो हर चीज़ होता है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो। ठीक है, जो कि हर चीज़ मूवेबल मतलब यहाँ से वहाँ मूव किया जा सकते हैं। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, जिसमें स्टॉक और शेयर्स आते हैं, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, ग्रास, थिंग्स अटैच टू द फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 27 में इसके तहत बताया गया है। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स होता है जनरल प्रॉपर्टी, है ना, मतलब सामान्य संपत्ति होता है। नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी, है ना, स्पेशल विशेष संपत्ति नहीं होता है ये चीज़। ठीक है, इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 211 में। जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स ओनरशिप ऑफ द गुड्स, मतलब सामान्य संपत्ति वो है जिसमें वो उस चीज़ का ओन करता हो, उस गुड्स को ओन मतलब उसका स्वामित्व हो। ठीक है, और स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड मीन्स पोजीशन ऑफ गुड्स। पोजीशन मतलब कि उस माल पर कब्जा हो, गुड्स पर कब्जा हो। ठीक है, पोजीशन स्पेशल प्रॉपर्टी वो होता है। तो दस देयर मस्ट बी आइदर अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड और एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ गुड। तो यहाँ पे या तो ओनरशिप का जो गुड का ओनरशिप है उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो उस ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो तो वो जो आरसी होता है वो ट्रांसफ़र होता है, पहले जिस ओनर के नाम पे रहता है वो ट्रांसफ़र हो करके अब आप खरीद रहे हो तो आपके नाम पे आएगा। तो ये क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। और अगर इसमें एग्रीमेंट आता है तो वो एग्रीमेंट के तहत आपका ओनरशिप क्लेम करते हो। ठीक है, द ओनरशिप में ट्रांसफ़र आइदर इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ सेल और समटाइम इन फ्यूचर इन एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र कब होता है? या तो इमीडिएटली हो जाता है या फिर एग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर में ये होगा, तो एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, फ्यूचर में फिर वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्राइस। देयर मस्ट बी ए प्राइस। प्राइस हियर मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स की बात करते हैं, जब लेन देन की बात होती है तो लेन देन कैसा होता है?
जब आप सेलर जो रहता है वो दे रहा है गुड्स, तो बायर क्या कर रहा है, उसको किस टर्म्स में ले रहा है, प्राइस के टर्म्स में, ठीक है। वो प्राइस पे कर रहा है और बायर से वो चीज़ को खरीद रहा है। तो ये सेक्शन 210 में आता है, ठीक है। अगर हम कंसिडर करें सिर्फ गुड्स की बात करें तो ये बार्टर सिस्टम हो जाता है, जैसे कि सामान के बदले सामान लेना, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम होता है। पहले पुराने ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था, जैसे चावल के बदले गेहूँ ले लिए, गेहूँ के बदले चावल ले लिए या दाल ले लिए, ऐसा। तो यहाँ पे प्राइस नहीं आ रहा है, यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता था, ना कि सेल, ठीक है। और अगर प्राइस का कोई कंसिडरेशन नहीं है तो इसे गिफ्ट के रूप में कहा जाएगा, नॉट सेल, ठीक है। जैसे कि आपका बर्थडे है, आपको कोई चीज़ दे रहा है और आप उसको ले रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन कि प्राइस रखना है या फिर उसके बदले कोई सामान देना है, तो वो गिफ्ट है, ना कि सेल, ठीक है। फिर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया ही हुआ है अर्लियर वीडियो में कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें यहाँ पे लीगली एग्रीमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे वैलिड हैं जो कि स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब किस तरीके से ये फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वही है, एक तरफ से आपको ऑफर मिल रहा है और बायर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। ऑफर कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है, और एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से हो रहा है, बायर की तरफ से, आफ्टर कम्युनिकेशन, है ना। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, सेलर और बायर के बीच में, तभी तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। फिर इंटेंशन टू ट्रांसफ़र ओनरशिप। देखो, दोनों पार्टी जब मिलती है तो उनका इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि हाँ, बायर जो है वो लिटरली चाहता है कि वो अपनी सामान बेचे और सेलर जो है लिटरली चाहता हो कि वो सामान ले, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसके पास है ही नहीं और वो बायर के पास है ही नहीं सामान और वो एग्री कर दे कि हाँ मैं ये बेचूंगा, तो ये इंटेंशन नहीं है उसका बेचने का, ठीक है। तो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि अपना ओनरशिप वो दूसरे बायर को दे रहा है सेलर, ठीक है। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन। अब क्या होता है, जैसे गुड्स बेच रहे हो तो पहले गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइस फिक्स्ड नहीं है तो इसके लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहिए, या ऐसा मेथड यूज़ करो जिसके द्वारा हम उस गुड का प्राइस डिटरमाइन कर सकें, है ना, और एक रिजनेबल स्टैंडर्ड बना सके ताकि हम अच्छे से सेलर और बायर अपना एग्रीमेंट को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशन। कोई भी चीज़ का जब हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, डिलीवरी, पेमेंट ऑफ गुड। किस तरीके का क्वालिटी भेज रहे हो, कितने क्वांटिटी में भेज रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिलीवरी कब तक होगी, और गुड्स को जब हम खरीदेंगे तो उसका पेमेंट कैसा रहेगा। ये सारे चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस में रहती है, जो कि एक्सप्रेस फॉर्म में रहती है और इम्प्लाइड फॉर्म में रहती है, ठीक है। मतलब एक्सप्रेस फॉर्म में मतलब कि बोलचाल में भी रहती है और इम्प्लाइड में मतलब रिटर्न फॉर्म में भी रहती है, ठीक है। देन आते हैं रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं तो वो या तो रिटर्न होता है, या तो ओरली होता है, या तो इम्प्लाइड फॉर्म में रहता है, जो कि पार्टीज के बीच में होती है। लेकिन कुछ ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सच एज दोज इन्वॉल्विंग गुड्स वर्थ अ सर्टेन वैल्यू और फॉलिंग अंडर स्पेसिफिक स्टेटस में रिक्वायर रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें गुड्स का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से होती है कि उसमें रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन की ही ज़रूरत रहती है या तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत रहती है, उसको सिर्फ और सिर्फ ओरली बोल करके नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स का क्या मतलब है, ठीक है। मीनिंग ऑफ गुड्स को किस में दिया गया है, सेक्शन 27 में।
जिसमें वो सारे चीज़ें गुड्स कहलाती हैं जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी हो रेदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सके। एक्शनेबल क्लेम जैसे कि मनी, ये चीज़ गुड्स में नहीं आएंगी। ठीक है, और इसमें क्या क्या आती है? स्टॉक, शेयर, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू इट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ गुड। तो पहला है एग्जिस्टिंग गुड। एग्जिस्टिंग गुड मीन्स द गुड विच आर आइदर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द एग्जिस्टिंग गुड में बी स्पेसिफाइड और असर्टेंड और अंडरस्टैंड एज फॉलोज। एग्जिस्टिंग गुड मतलब वो होता है जो कि ओनर उस वक्त उसको पोजेस किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेलिंग का, तो उसमें जो सेलर है वो उसको ओनरशिप रखा हुआ है या फिर उस पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बताया गया है टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, तो स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स कहा गया है सेक्शन 214 में। ठीक है, स्पेसिफाइड मतलब विशिष्ट। दिस आर द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। है ना, ये गुड को क्या किया जाता है? ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है, अच्छे से उसको परखा जा सकता है। और फिर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? ये एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें हम खरीदेंगे या फिर ये बिकेगा। सेलर जो है वो बेचना चाह रहा है और वो बायर जो है वो खरीदना चाह रहा है, वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, जैसे कि टीवी, वीसीआर, कार, रिंग, ये सारे क्या है? स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और एग्री कर सकते हो। ठीक है, फिर बी है असर्टेन्ड, असर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, असर्टेन्ड मतलब सुनिश्चित। तो गुड्स आर सेड टू बी असर्टेन्ड व्हेन आउट ऑफ द मास ऑफ असर्टेन गुड्स the quantity extracted for is identified and set aside for a given contract. Thus, when part of goods lying in bulk or identified and marked for sale, such goods are termed as ascertained goods. ठीक है, गुड्स तब सुनिश्चित कहा जाता है जब अज्ञात माल के एक समूह में से निकाली गई मात्रा की पहचान की जाती है, उसे दिए गए अनुबंधन के लिए अलग रखा जाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा क्वालिटी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसमें पता कर सके कि ये किस क्वालिटी का है और उस हिसाब से फिर उसको अलग किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि ये गुड्स किस तरीके का है ना। और इस प्रकार जब थोक में पड़े माल के कुछ हिस्से को पहचान की जाती है ना, बल्क में रहता है उसको थोक कहा जाता है। ठीक है, और पहचान की जाती है और बिक्री के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, उसको फिर सेल करने के लिए रख दिया जाता है, तो ऐसे माल को सुनिश्चित माल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे माल को क्या कहा जाता है? असर्टेन गुड्स बोला जाता है। ठीक है, फिर सी अनसेक्शन्ड गुड्स। अनसेक्शन्ड गुड्स क्या होते हैं? अस्वीकृत सामान। These goods which are not identified and agreed upon at the time of contract of sale, मतलब कि ऐसा गुड्स जो कि पहले से पहचान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जिसके लिए पहले से एग्री नहीं किया जा सकता है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई एग्री नहीं किया जा सकता है कि क्या हो सकता है और इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि स्टॉक में गुड्स का होना, ठीक है, और लाइंग इन लॉट्स में सामान पड़े रहना, ढेर में बहुत सारे सामान पड़े रहना, ये चीज़ क्या है? अनसेक्शन्ड है। ठीक है, अस्वीकृत। नेक्स्ट है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स सेक्शन 26 में बताया गया है। फ्यूचर गुड्स मतलब कि ऐसे गुड्स जो कि फ्यूचर में बनने वाला है लेकिन एग्रीमेंट पहले से ही कर लिया जाता है। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेल आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कि पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आदमी को 100 कपड़े चाहिए। ठीक है, वो हमारा बायर है
और सेलर 100 कपड़े बनाने से पहले क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि वो 100 कपड़े बना करके इतने दिनों में उसको देगा। तो ये फ्यूचर गुड्स हुए, ठीक है, ये एग्रीमेंट के तहत होते हैं, है ना। और देयर कैन बी नो सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर गुड बिकॉज वन कैन नॉट सेल व्हाट ही डज नॉट पोसेस। और ये जनरली नो सेल की कैटेगरी में आता है क्योंकि यहाँ पे उसके पास वो माल तो है नहीं, गुड्स तो है नहीं, है ना, अभी तक तो उसके पास आया नहीं है, बस एग्रीमेंट कर सकते हैं कि उसको फ्यूचर में इतने चाहिए। नेक्स्ट है कंटिंजेंट गुड, ठीक है। कंटिंजेंट गुड को किस में दिया गया है, सेक्शन 6(2) में। कंटिंजेंट मतलब होता है आकस्मिक वस्तुएं। दिस आर द गुड्स द एक्विजिशन of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen। ऐसा गुड्स जो कि डिपेंड करता है कंटिंजेंसी में, यानी कि आकस्मिक आ गया, जो कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है। आकस्मिक स्थिति में हमें वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके हमारे पास वो गुड की ज़रूरत पड़ गई आकस्मिक स्थिति में, ठीक है, जो कि होगा या नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ कैलामिटीज़ आ गई, ठीक है, कैलामिटीज़ आ गई, जैसे कि अभी कोविड हुआ था, तो ये क्या हुआ था, अचानक से हुआ था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ गई, तो ये क्या हो गया, कंटिंजेंट गुड हो गई, जो कि हो सकता था नहीं भी हो सकता था, ऐसा वाला सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, ठीक है। सेल क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साइन हो चुका है, दोनों पार्टीज एग्री है, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अभी चल रहा है एग्री होने का, लेकिन फुल्ली अभी कंप्लीटली एग्री नहीं हुए हैं, एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी इन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। प्रॉपर्टी गुड्स के जो प्रॉपर्टी है वो क्या किया जाता है, सेलर से बायर की ओर जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सेल में, ठीक है। एग्रीमेंट टू ऑफ सेल में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड टेक प्लेस एट सम फ्यूचर डेट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्यूचर डेट में इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, यानी अभी एट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहले एग्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद फ्यूचर डेट में उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सेल में फिर सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स एट द प्रॉपर्टी इज विद द बायर। यहाँ पे सेलर वापस से उस गुड को रीसेल नहीं कर सकता एक बार प्रॉपर्टी बायर के पास चली गई तो, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर कैन फर्दर रीसेल द गुड एज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड रिमेन विद हिम। मतलब यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है, वापस से रीसेल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स क्या है, ऑलरेडी सेलर के पास है, ठीक है। फिर रिस्क पासेस टू द बायर एज ही बिकम्स द ओनर। यहाँ पे सेल में क्या हो रहा है, यहाँ सेलर क्या कर रहा है, बायर को बेच दे रहा है, तो अब रिस्क किसका आ गया, बायर के ऊपर आ गया। अगर कुछ भी होता है प्रोडक्ट को तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा, बायर। और एग्रीमेंट टू सेल में यहाँ पे रिस्क जो रहता है वो सेलर का ही रहता है, क्योंकि वो अभी तक उसका ओनर है, ठीक है। ब्रीच ऑन पार्ट ऑफ बायर सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस एंड डैमेज बोथ। अगर हम क्रेता की ओर से उल्लंघन देखें तो सेलर जो है वो उस पर केस कर सकता है प्राइस और डैमेज के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। और अगर इसके एग्रीमेंट टू सेल में देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस के लिए तो नहीं किया जाएगा, लेकिन डैमेज के लिए ज़रूर सेलर सू कर सकता है। सू मतलब कि उस पर केस कर सकता है, ठीक है। फिर सेल इज कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेनेंस। सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी है और कन्वेनेंस भी है, और एग्रीमेंट टू सेल में ये प्योर और सिंपल एग्रीमेंट है। और सेल में इन दिस इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड देन लॉस विल बी ऑफ बायर। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो लॉस किसका होगा, बायर का होगा। और अगर एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स अगर डिस्ट्रॉय होता है एक्सीडेंटली या फिर तो लॉस किसके ऊपर आएगा, सेलर के ऊपर आएगा,
ठीक है, तो ये हमारा एंड था। थैंक यू, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।